अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम रंजीत आर्य है और मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ जो सोशियोलॉजी है क्लास 12 की समाजशास्त्र, उसका जो फर्स्ट बुक है उसमें दूसरा चैप्टर भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, इसको आज देखने की कोशिश करेंगे हम। उससे पहले आपसे एक निवेदन कर दूं कि मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी मित्रों को, ताकि और भी मित्रों को इस वीडियो से सहायता मिल सके। चलो आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो हम अपना टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे इसके जो अध्ययन के बिंदु हैं, इन बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पढ़ाऊँगा जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, जनसांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा, जनगणना का प्रारंभ ये पढ़ाऊंगा, जनसांख्यिकी के प्रकार, जनसांख्यिकी की आवश्यकता क्या है ये भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में पढ़ाऊंगा लास्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत दिया है माल्थस ने, ये क्या था, इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसांख्यिकी शब्द कहाँ से बना, जनांख्यिकी भी कहते हैं इसको, इसकी परिभाषा और अर्थ के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ी। तो चलिए जनसांख्यिकी और जनसंख्या, इसकी जो अर्थ है, परिभाषा है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये एक बात बता दूं आपको कि जो आपका जो दूसरा चैप्टर है भारतीय समाज में जनसांख्यिकी संरचना, ये पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में दिया जाएगा। तो आप बस नो टेंशन रहिए और आपको मैं पूरा चैप्टर कराने की कोशिश करूँगा, वो भी डीपली से आपको समझ में आएगा। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कहा है कि एक बार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जनसांख्यिकी जो शब्द है वो अंग्रेजी के डेमोग्राफी, इसको मतलब जनसांख्यिकी शब्द को अंग्रेजी में डेमोग्राफी भी कहते हैं और इसे जनांख्यिकी भी कहा जाता है हिंदी में। जनांख्यिकी का अर्थ होता है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन या जनसंख्या का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसंख्या का जो व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध जो अध्ययन है वही जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसंख्या को सुव्यवस्थित देखना यह भी जनसांख्यिकी कहलाता है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह दिया। आगे कह दिया कि डेमोग्राफी शब्द जो है वो यूनानी ग्रीक भाषा के डेमोज मतलब जन लोग कहते हैं इसको, ग्राफिक वर्णन से बना है, जिसका अर्थ है लोगों का वर्णन तथा जनता के विषय में लिखना या अंकित करना। क्या कहा इसमें कि लोगों का वर्णन करना या जनता के विषय में लिखना, अंकित करना, ये एक ही बनता है शब्द। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह दिया है कि जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके, जनसंख्या के अंतर्गत, जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या का आकार, उसमें परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, प्रवसन तथा प्रवसन के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना व गठन आदि, ये सारे जनसंख्या का आकार एवं परिवर्तन होते हैं। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। आगे फ्रांस के जो विद्वान थे अचिले गुइलार्ड ने 1885 में अपनी पुस्तक में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे इसमें देखेंगे, आगे जनसंख्या का जो प्रारंभ है, जनगणना का प्रारंभ है, उसको देखने की कोशिश करेंगे, डीपली से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो आई होप आपको आगे की जो वीडियो में जो पढ़ा चुका हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो पहला चैप्टर है इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, और ये जो है इसकी PDF जो है वो आपको PDF इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, डिस्कशन व्हाट्सअप ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है अगर स्टडी में, तो आपको तुरंत हेल्प दी जाएगी उसमें। तो देख लेते हैं जनसंख्या का प्रारंभ क्या है। तो जनगणना का प्रारंभ देखेंगे तो सर्वप्रथम जनांख्यिकी जैसे विषय की आवश्यकता
तथा जनगणना संबंधित कार्य 18वीं शताब्दी के वर्षों में प्रारंभ हुआ था। जनगणना का जो कार्य था, जनगणना प्रारंभ हुई थी वो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। आपने ये पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में शायद पढ़ा हो तो पढ़ लोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे। उसमें भी ये ज्योग्राफी में भी मिलता है और इसमें भी मिल रहा है। तो जो है जनगणना जो हुई थी वो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम ये जनगणना अमेरिका में की गई। 1790 ईस्वी में जनगणना सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी। वो कहाँ की गई? वो अमेरिका में की गई थी। ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बता दूं मैं आपको कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य स्वीडन में 1749 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? स्वीडन एक देश है, वहाँ पर किया गया था। और इसके बाद में विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य स्वीडन में 1949 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य के समय 1867 से 1872 तक हुई थी, जो मध्य ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वहाँ के तब शासनकाल के जो नेता थे वो कौन थे? तो ब्रिटिश साम्राज्य के जो नेता थे वो थे वायसराय लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई और किसने कराई, तब वहाँ के नेता कौन थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बस डीपली से समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत में वर्ष 1881 में 10 वर्षीय नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। उस समय जनगणना अधिकारी W.C. प्लाउडेन थे। जब 1881 की जनगणना हुई थी वो संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो यह क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 1881 ईस्वी में जनगणना हुई थी, जिसके जो अधिकारी थे वो थे W.C. प्लाउडेन थे। ठीक है, इसके जो अधिकारी थे W.C. प्लाउडेन थे। और वर्ष 1901 की जनगणना का आयुक्त सर हर्बर्ट रिजले नियुक्त किया गया था, जिसने पहली बार जनगणना में जातियों की सामाजिक ऊंच नीच समावेश किया था। जिसमें जनगणना के दौरान लोगों से प्रश्न किया जाता था कि आपकी जाति किस जाति से ऊंची है तथा किस जाति से नीची है, परंतु 1910 में इस आदेश को वापस ले लिया गया तथा 1911 की जनगणना में यह प्रश्न शामिल नहीं किया गया था। एक बात बता दूं आपको, जब 1901 में जनगणना हुई थी, जो सर हर्बर्ट रिजले के नाम से एक कोई नेता थे ब्रिटिश साम्राज्य के, उन्होंने ये जनगणना कराई थी। तो इस जनगणना को जब करा रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए जनगणना कराई थी। क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए जनगणना कराई थी? तो ये बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया था कि लोगों से जनगणना जब की गई तो लोगों से यह पूछा जाता था कि आप किस जाति के लोग हैं, आपसे कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है। जाति की बात जाति भेदभाव यहाँ पर किया गया था 1901 में। उसके बाद में जब 1911 की जनगणना होनी थी तो एक वर्ष पहले ही लोगों ने सोचा कि इसको हटा दिया जाए, तो इसको हटा दिया गया। तो 1910 में इसको वापस ले लिया गया था। इसके बाद में हम देखेंगे आगे देखने की कोशिश करेंगे। भारतीय प्रजातियों का शरीर के लक्षण के आधार पर सर्वप्रथम वर्गीकरण 1901 की भारतीय जनगणना में हर्बर्ट रिजले द्वारा किया गया। रिजले ने भारतीय जनसंख्या की कुल 7 प्रजातियां बताईं, और कौन कौन सी प्रजाति थी वो तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें थी द्राविडियन, आर्य, मंगोलायड, आर्य द्राविडियन, मंगोल द्राविडियन और सिथो द्राविडियन, तुर्की ईरानी। ये 7 ये प्रजातियां बताई हैं उसने, किसने? हर्बर्ट रिजले द्वारा जब जनगणना की गई उसमें 7 प्रणालियां बताई गई थी। इसके बाद में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो रिजले ने भारतीय जनसंख्या के निग्रिडो तत्व का कोई उल्लेख नहीं किया, जबकि भारत में द्रविड़ों से पूर्व की
प्रजातियों में निग्रिटो तत्व की उपस्थिति को इनकार नहीं किया जा सकता। वर्ष 1951 से स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक कुल 7 जनगणना आयोजित हो चुकी हैं। जो भारत की सबसे नवीन जनगणना जो है वो अभी 2011 में हुई थी, और आने वाली जो जनगणना है 2021 में होने वाली है। कोई चिंता मत कीजिए, बस अब अगली साल 2020-21 में जनगणना होने वाली है। 15वीं जनगणना जो 2021 में होगी, 15वीं जनगणना 2011 में हो चुकी है, और अब 16वीं जनगणना ये 2021 में होने वाली है। तो इसमें देखो दिया गया है आगामी जनगणना 2021 में आयोजित की जाएगी। चीन में नियमित जनगणना नहीं होती है। चीन में जो है जनगणना है वो नियमित रूप से नहीं होती है, कभी हो जाए तो कभी फिर होती नहीं है, नंबर भी नहीं आता है। तो भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है, जो हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। तो यही है इसका। और इसके बाद में क्या है कि वर्तमान में जनगणना भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त द्वारा संपादित कराई गई थी। जो वर्तमान में जनगणना भारत सरकार द्वारा संपादित कराई गई थी। और इसके बाद में आगे है वर्तमान में जो जनगणना भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार व जनगणना के आयुक्त डॉक्टर सी चंद्र मौली हैं। कौन हैं? डॉक्टर सी चंद्र मौली हैं। और आगे फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे हम जनसांख्यिकी के प्रकार को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो देख लेते हैं इनको भी, जनसांख्यिकी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जनसांख्यिकी के जो प्रकार हैं वो उनको को देखने की कोशिश करेंगे। जनसांख्यिकी के प्रकार तो एक आकारिकीय जनसांख्यिकी होती है और एक सामाजिक जनसांख्यिकी होती है। इनके भी भाग होते हैं, तो इनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इनके भाग होते हैं, एक होती है जनसंख्या के आकार व मात्रा का अध्ययन, और जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार अध्ययन, ये होती है इसकी। इसके बाद में आगे देखते हैं कुल जनसंख्या, लिंगानुपात, जन्म मृत्यु दर, राज्यवार जनसंख्या, और जनसंख्या का गरीबी, रोजगार, सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजनीतिक प्रभाव। और नोट में जो दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि जनसांख्यिकी अध्ययन जो है वो गणना या गिनती पर आधारित होते हैं, जैसे जनगणना या सर्वेक्षण। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह दिया है, आगे देख लेते हैं। तो जनसांख्यिकी की आवश्यकताएं क्या हैं, तो इनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जनसांख्यिकी की आवश्यकताएं क्या हैं, तो राज्य के कार्यकलापों, कार्यों व विस्तार के कारण विस्तृत क्षेत्र में सुचारू संचालन हेतु सामाजिक आंकड़ों, जनसंख्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रात्मक तथ्यों को सुव्यवस्थित व नियमित रूप से एकत्रित करने हेतु जनसांख्यिकी ऐसा विषय आवश्यकता महसूस की गई है। मतलब इसमें कहा गया है कि समाज को चलाने के लिए एक जनसांख्यिकी की आवश्यकता वो महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी जरूरी है समाज को चलाने के लिए, सबसे पहले जनसांख्यिकी को समझना जरूरी है। तो यह इसमें कह दिया है, समझने के लिए तो समझ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीति निर्माण, आर्थिक विकास योजना के निर्माण क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जनसांख्यिकी जो आंकड़े हैं तो समाज तथा सामाजिक प्रघटनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे आत्महत्या की दर। नोट, आत्महत्या का सिद्धांत, ईमाइल दुर्खीम प्रति 1 लाख लोगों पर आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद में देख लेते हैं आगे माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है, तो इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको बताने की कोशिश करूंगा डीपली से। आई होप आपको अगर ये समझ में आए। तो माल्थस का जो जनसंख्या की वृद्धि का सिद्धांत है वो अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1776 से 1834 तक ये जिए हैं, इन्होंने जीवन संभाला है। इसके बाद में
इन्होंने क्या किया कि एक अपनी पुस्तक लिखी, ईजी ऑन पॉपुलेशन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, तो उसमें 1788 में लिखी थी ये पुस्तक। तो इसमें क्या किया इन्होंने, जनसंख्या की वृद्धि के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसे निराशावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि और कृषि या खाद्यान्न वृद्धि, इसमें क्या है, तो ज्यामितीय गुणोत्तर रूप से 2, 4, 8, 16, 32, 64 और गणितीय समांतर रूप से कृषि या खाद्यान्न वृद्धि जो है वो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 12 ये होता है। अब देख लेते हैं आगे। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि सदैव ज्यामितीय गुणोत्तर रूप से है, जो 2, 4, 8, 16, 32, 64 होती है। जो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि सदैव ज्यामितीय गुणोत्तर रूप से है, और कृषि उत्पादन खाद्यान्न के वृद्धि गणितीय या समांतर रूप से है, जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 होती है। इसलिए मनुष्य सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया गया है। क्यों किया गया है कि ये ज़्यादा मेहनत करने की नहीं वो सोचता है, ऐसे ही बस चाहता है। समृद्धि के बढ़ाने तथा गरीबी को दूर करने, समृद्धि के बढ़ाने तथा गरीबी को दूर करने का एक ही तरीका व उपाय है कि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करे। इसके बाद में माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के जो 2 उपाय हैं वो बता दें आपको कि प्राकृतिक निरोध, अकाल, बीमारी, महामारी, बाढ़, सुनामी। जो माल्थस जनसंख्या के लिए क्या क्या हानिकारक चीज़ हैं इसको बताने की कोशिश की है। अगर अकाल पड़ जाए तो जनसंख्या बिल्कुल बिछड़ जाती है, बड़ा ही बर्बाद हो जाती है। और बीमारी पड़ जाए अगर कोई, अभी आपको मालूम है कि कोरोना महामारी चल रही है, कोविड-19 महामारी जो चल रही है, इससे पूरी दुनिया परेशान है, पूरी जनसंख्या परेशान है। तो यही कह दिया कि महामारी से भी जनसंख्या परेशान हो सकती है। बाढ़ अगर आ जाए तो भी परेशान हो जाती है, सुनामी अगर लहरें आ जाएं तो भी परेशान हो सकती है। कृत्रिम निरोध नियंत्रण के उपाय बताए जा रहे हैं। सौन शयन, विलंब, विवाह, ब्रह्मचर्य का पालन आदि, ये इसको रोकने के उपाय हैं। जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, इसके बारे में जो आलोचना इन्होंने की है वो आलोचना देखेंगे। आलोचना क्या है, तो आलोचना आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। जो आर्थिक समृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। यूरोपीय देश इसका उदाहरण है। यूरोप में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में जन्म दर घट गई, महामारियों पर नियंत्रण किया गया तथा जनसंख्या वृद्धि के बावजूद खाद्य उत्पादन जीवन स्तर में लगातार वृद्धि हुई। उदारवादी मार्क्सवादी मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के अलावा गरीबी व भूखमरी का कारण आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो गत परीक्षा में जो प्रमुख प्रश्न हैं इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आप अपने आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये शायद आने वाले क्वेश्चन हैं इसमें। तो वर्ष 1951 से अब तक कितनी जनगणनाएं हुई हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आप हल करके और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको भेजने की कोशिश करेंगे। आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को एवं लाइक करिए और चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी आने वाली सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और जनसंख्या दृष्टि से विश्व में प्रथम व द्वितीय स्थान कौन से देश का है? जनसंख्या दृष्टि से विश्व में प्रथम व द्वितीय स्थान कौन से देश का है? मुझे मालूम है कि इसका आंसर जो है आपको बिल्कुल 100% में 99% आपको मालूम होगा। तो इस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये इनका आंसर आप हल करके कॉपी पर इसका फ़ोटो लेकर और इसको भेजें। और इसका जो आंसर और इसका जो कॉपी चेक करूँगा मैं, और इसका जो जिसके जितना नंबर आएगा मैं इसका अंक आपको दूंगा। तो आपको बताऊंगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी आपको मूल्यांकन हो जाएगा इससे। वर्ष 1901 से 1951 तक किस किस वर्ष जनगणना हुई ये भी बताएंगे, ये आपको बताना है। ये सारा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वृद्धि से कृत्रिम प्राकृतिक अवरोध क्या है?
5वां क्वेश्चन है आपका, 5वां क्वेश्चन है वर्ष में रिजले 5वां क्वेश्चन है वर्ष 1901 में रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित रही। और 6वां क्वेश्चन है जनसांख्यिकी क्या है, इसका महत्व। और 7वां क्वेश्चन है जनसांख्यिकी जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। और 8वां क्वेश्चन है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। 9वां क्वेश्चन है सबसे नवीन जनगणना कौन सी है। 10वां क्वेश्चन है जनसंख्या सर्वप्रथम किस दशक के तथा कब प्रारंभ हुई। और 11वां क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक जनगणना कब तथा किस देश में हुई। जनगणना के लिए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य किस देश का है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। और 13वां क्वेश्चन है माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत आलोचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन है विश्व की सर्वप्रथम जनगणना किस देश में तथा कब हुई। 15वां क्वेश्चन है जनगणना कार्य व आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है। और 16वां क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई। और 17वां क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब तथा किसके शासनकाल में हुई। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। और बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारी वीडियो को पूरा वॉचिंग किया है। और मैं आपसे एक आशा करता हूं कि शायद मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा या नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि और भी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो शायद आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि हमारे और भी मित्रों को इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। तो बस मैं आपसे यही आशा चाहता हूं। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इनका आंसर आप अपनी कॉपी में लिख के और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके और उस पर आप अपना जो आंसरों का हल करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने की कोशिश करें, जिससे मैं आपके क्वेश्चनों का मूल्यांकन करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।